बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसिंग। ये जो आपने पिछला लेक्चर लिया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज़ एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ दैट लेक्चर। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब प्राइमरी सतह पे ट्रीटमेंट हम करते हैं और सेकेंडरी स्टेजेस के ऊपर, तो स्लज प्रोड्यूस हो जाता है। वो स्लज जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक डेड मटेरियल होता है, और वो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और हैवियर होने की वजह से वो सेटल हो जाता है। वो आगे फ्लो में नहीं जाता, बल्कि वहाँ पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको टैंक्स के अंदर सेटल किया जाता है। लेकिन वो आपको पता है कि वो इन्फेक्शियस हो सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसके अंदर मेटल्स हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक मटेरियल हो सकता है, ये कोई भी ऐसी कंटेमिनेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं। अब वो स्लज जो है वो एक बड़ी मकदार में वहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, और वो एक लाइव या एक्टिवेटेड स्लज होता है दैट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर throwing to the environment. If you put such sludge directly to the environment, that may contaminate your state of the environment like water, air and soil. So what should we do? We have to treat that sludge also like वाटर। जिस तरह आपने पानी को डिसइंफेक्ट किया था, उसमें एरिएशन की थी, एरिएशन के बाद डिसइंफेक्शन की थी, और फाइनल जो प्रोडक्ट आगे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ की थी, दैट वाज सेफ वाटर। ऑन अदर हैंड, ये जो स्लज है दैट इज़ कंटेमिनेटेड, और इसको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए यू हैव टू ट्रीट इट। आपने इसको क्या करना है, ट्रीट करके फिर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। बल्कि इसको बेनिफिशियल या यूज़फुल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। तो ये स्लज जो है ये एक मेजर बाई प्रोडक्ट है, या आप कह लें कि इस ट्रीटमेंट के दौरान प्राइमरीली सेग्रीगेट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान भी सेग्रीगेट होता है, और इसको हम ले जाते हैं एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, बट इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद। तो ये आज आपकी इस हवाले से डिस्कशन है। सो स्लज को अगर हम समझे पहले कि स्लज क्या चीज़ होती है, जनरली तो हम यही समझते हैं कि जो एक घर उससे निकलता है वह वेस्ट होता है, उस वेस्ट से नीचे जो एक लीचेट जमा हो जाता है, दैट इज़ मे बी स्लज। एक इसको टेक्निकली देखेंगे कि व्हाट इज स्लज एक्चुअली। सो स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड मैटर दैट हैज सेटल आउट ऑफ suspension in sewage undergoing sedimentation intake of basins. So the residue that accumulate in the sewage treatment plant is called sludge or biosolids. Biosolids इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिटेरिएटेड मटेरियल होता है। वो प्लांट्स के रेजिड्यू हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं। देन सीवेज स्लज इज़ द सॉलिड, सेमी सॉलिड और स्लरी रेजिडुअल मटेरियल। ये तीन शेप्स में हो सकता है, इट मे बी सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकता है या स्लरी हो सकता है। जिस तरह से कोई पेस्ट होती है, ऐसे इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो एज ए डिस्कस अर्लियर कि ये बेसिकली क्या है, एक बाई प्रोडक्ट होती है जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। So this residue is commonly classified as primary and secondary sludge. So primary sludge is generated from chemical precipitation, sedimentation and other primary processing. So what is the chemical precipitation? केमिकल प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ केमिकली आपस में मिलती है, रिएक्शन करती है, तो उस वक्त कोई कंपाउंड या कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, फर्दर शेप ऑफ कंपाउंड डेवलप होती है। ये जो आप कह लें कि अगर आप एक सिंपली आप पानी के अंदर देखें, एक केमिकल प्रेसिपिटेशन, समटाइम आप दो तीन चीज़ों को मिलाते हैं तो आपको कोई रेजिड्यू मिलना शुरू हो जाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। वो बेसिकली क्या होता है कि केमिकली जब डिफरेंट कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकल बॉन्डेज करते हैं, तो उसको हम केमिकल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ अ spherical solid substance from a solution, either by the converting the substance into a soluble insoluble form, or by the changing the composting of the solvent of diminishing the solubility of the substance in it. The distinction between the precipitation and crystallization lies largely in whether the emphasis is placed on the process by which the solubility is reduced, or on that by which the structure of the solid substance is becoming organized.
अच्छा, ये जो केमिकल प्रेसिपिटेशन होती है, समटाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रेजिड्यू आते हैं और समटाइम वैसे सॉलिड मटेरियल आ जाता है, तो ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. So whereas secondary sludge in the activated waste biomass resulting from biological treatments, some waste plants also receive septage or septic tanks. Solids from the household on-site wastewater treatment systems. ये जो स्लज होते हैं, सॉरी सेप्टिक टैंक होते हैं, ये इनको हम अपनी ज़बान में गटर बोलते हैं. ये जो घरों के साथ नहीं बनाते टॉयलेट्स के लिए, those are actually septic tanks. So quite often the sludge are combined together for further treatment and disposal. कि उसको sludge को आपने further treatment ज़रूर करनी होती है, then you have to dispose it. So septic tank, sewage treatment and disposal units used principally for single residents not connected to the municipal sewerage system. ऐसे ही होता है यूजुअली, ये हमने इसको मेन सीवर या म्यूनसिपल सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया था, बल्कि एक सिंगल रेजिडेंस के लिए भी बनाया जाता है. सो इट कंसिस्ट ऑर्डिनरी फॉर द ईदर बाय द सिंगल और डबल कंपार्टमेंट कंक्रीट. आपने देखा होगा, अगर कभी आपने सेप्टिक टैंक बनता देखा हो, तो एक डिच बनाया जाता है प्राइमरीली, और उस डिच के अंदर बाज़ दफ़ा 2 से 3 कैबिन बनाए जाते हैं. उसमें ईंट या कोई भी चीज़ ऐसी लगा के पार्टीशन लगाई जाती है और हम उसकी कैबिनेटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंपार्टमेंट. सो ईदर अ सिंगल और डबल कंपार्टमेंट कंक्रीट और फाइबर ग्लास टैंक बरीड इन द ग्राउंड. फाइबर ग्लास का भी बना सकते हैं और कंक्रीट का भी बना सकते हैं. सो सॉलिड सेटल टू द बॉटम ऑफ द टैंक एंड आर partially decomposed by the anaerobic bacterial metabolism in the sludge. तो मोस्टली चूँकि हम उसको टाइटली कवर कर देते हैं, तो उसके अंदर जो डिग्रेडेशन होती है दैट इज एनारोबिकली. सो ग्रीस एंड द फ्लोटिंग सॉलिड्स आर ब्लॉक्ड बाय द बेफल एट द टॉप ऑफ द टैंक एज द एफ्लुएंट फ्लो आउट ऑन द ड्रेन फील्ड फ्रॉम विच इट percolates down into the ground. So after several years of use, the accumulated sludge must be pumped out of the tank for the disposal at the municipal sewage treatment plant. When the properly digested, installed and the maintained septic tank and the drain fields provided effective long-term low cost, जो सस्ते होते हैं, low cost on-site waste water disposals. ये एक टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की या आप कह लें कि स्लज ट्रीटमेंट के लिए एक डायग्राम दी गई है, फ्लो डायग्राम. तो इसको समझने की ज़रूरत होगी, इसको आप स्टेप वाइज समझें. कि ये आप इसकी ऑन लेफ़्ट साइड पे देखें, तो सेंटर में ऊपर से एक एरो नीचे आ रहा है, सेंटर में टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है मिक्स्ड स्लज फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इट मे बी फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट. ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से आ रहा है या सेकेंडरी से आ रहा है. यहाँ सेकेंडरी का मेंशन किया गया है. ये प्राइमरी से भी जस्ट एक चैनल या एक पाइप ही लाना होता है. तो आप समझ लें कि जब स्लज आ रहा है, मिक्स स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक पाइप के अंदर जहाँ से सिस्टम के अंदर स्लज को भेजा गया है. ये बेसिकली स्लज, वहाँ पर आपने जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देखा था तो उसके नीचे टैंक बना हुआ था जहाँ पर स्लज कलेक्ट हो रहा था. पानी आगे जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए, उसमें फ्लक्चुएशन और एरिएशन की जा रही थी, और जबकि स्लज जो है दैट वाज सेटलिंग डाउन एट दैट टाइम. वहाँ पर क्या होता है, सेटल हो रहा था, वो टैंक के अंदर जमा था. ये पाइप उस टैंक के साथ कनेक्टेड है. जो टॉप लेफ्ट पे एक आपको एरो नज़र आ रहा है, उसमें लिखा हुआ विथ स्लज फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट. आप देखें ये कहाँ पर जा रहा है, एरो शो कर रहे हैं पाइप के अंदर से कि ये डिजॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन टैंक के अंदर जा रहा है. कि सबसे पहले उसको एक एयर फ्लोटेशन टैंक, यानी ऐसा टैंक है जिसके अंदर सेटलमेंट के लिए ग्रिड डिस्पोजल सिस्टम लगाया गया है और हल्की फुल्की फिल्ट्रेशन की जाती है और इसमें एरिएशन दी जाती है बेसिकली. और ये एरिएशन के लिए एयर कंप्रेसर लगाया गया है दैट इज़ कपल्ड विद एयर टैंक. तो इसको क्या किया जाता है, इस जगह पे चूँकि स्लज के अंदर तकरीबन ऑक्सीजन नहीं होती और उसको एरोबिकली डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट की जाती है ताकि उसके अंदर डिग्रेडेशन जो है वो पॉसिबल हो सके एरोबिकली.
तो इसके बाद फिर इस फिल्ट्रेशन के बाद या फ्लोटेशन टैंक के प्रोसेसिंग के बाद इसमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की गई है थ्रू एयर कंप्रेसर, और ये चला जाएगा एक थिकन स्लज या स्लज पल्पर के अंदर। उसके अंदर एक ऑगर लगा होता है। ऑगर जो है वो बेसिकली एक रिवॉल्विंग शाफ्ट है जो कि उसको स्टायर करती है, हिलाती रहती है। ये टैंक जो है जो स्लज पल्पर होगा दैट इज़ इक्विप्ड विद ऑगर, ये स्लज को रिसीव करेगा और इसको फर्दर आगे प्रोसेस करेगा, थर्मल हाइड्रोलिसिस या रिएक्टर की तरफ भेज देगा। लेकिन इसके साथ ड्यूल फंक्शन अटैच है। इसके अंदर स्टीम भी प्रोवाइड की जाती है, और वो स्टीम कहाँ से आती है? हमने एक बॉयलर अटैच किया होता है, वो थर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्टर को भी स्टीम प्रोवाइड करता है और हमारे स्लज पल्पर को भी स्टीम प्रोवाइड करता है। तो इससे टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और स्लज की जो है बेटर एक्टिवेशन के लिए इसको थ्रू बॉयलर स्टीम्स प्रोवाइड की जाती है। थर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्टर के बाद जो हाइड्रोलाइज स्लज है दैट विल रीच इनटू द फ्लैश टैंक। फ्लैश टैंक के बाद फिर हीट एक्सचेंजर्स यानी एनारोबिक डाइजेस्टर्स, जहाँ पर बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं होंगे लेकिन एक डाइजेस्टर लगाया जाता है, एक टैंक होता है, उसके अंदर स्टे किया जाता है इस स्लज का। उसके बाद फिर जब एनारोबिकली डाइजेस्टर एक्टिवेट होगा, चलेगा, तो कोई भी चीज़ जब एनारोबिकली डाइजेस्ट होती है, डिग्रेड होती है, डिकम्पोज होती है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जितनी भी आप देखें सेप्टिक टैंक्स हैं या कोई भी ऐसी लैंडफिल साइट जहाँ पर हम मीथेन गैस को कैप्चर करते हैं, वहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन हो रही होती है। मोस्टली एरोबिक भी होती है लेकिन एनारोबिक। सो ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर होगा दैट विल प्रोड्यूस गैस, मीथेन गैस, विच विल बी रेफर्ड एज बायोगैस, and that biogas may be utilized for the functioning of boiler as well, and you may collect it as an energy source. उसको आप इसी प्लांट की सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए जो आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस स्टीम के लिए आपको फायर चाहिए, आग चाहिए, ईंधन चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट दिस इज सेल्फ एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। आप एनारोबिक डाइजेस्टर से ही जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे उसी को यूज़ कर लेंगे एज अ फ्यूल for the operation of boilers. That boiler will provide steam to the thermal hydrolysis reactor and the sludge pulper. तो ये स्टीम जो है आपको इसी सिस्टम के अंदर से ही इस स्टीम के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी मिल रही है। अच्छा, बायोगैस जो है ये फर्दर आगे चली जाएगी एंड दैट विल यूज इन द ऑपरेशन ऑफ डी वाटरिंग प्रोसेस। उसके अंदर भी एक ऑगर लगा हुआ है और वो क्या करेगा, इस स्टीम को यूज़ करते हुए, एनर्जी को यूज़ करते हुए उसको ड्राई किया जाएगा। ठीक है, उसमें डी वाटरिंग की जाती है, यानी जो वाटर कंटेंट है दैट मस्ट बी इरेडिकेटेड। अब जो स्लज है दैट इज़ नाउ इन ड्राइड फार्म, वो एक ग्रैनुलर फार्म है, बिल्कुल ड्राई फार्म में आ जाएगा, उसमें उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना होने के बराबर होता है। और इस दौरान भी क्या होता है, जब आप डी वाटरिंग करते हैं तो वो जो वाटर कंटेंट है वो ऑगर के ज़रिए बैकवर्ड पुश अप होता है बाय ग्रेविटी भी, और वो एफुलेंट दोबारा बन जाता है। वो एफुलेंट क्या होता है, टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट चला जाता है। वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है, ये टॉप राइट पे आपको एरो नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अगेन इस जब ड्राई फार्म में आप स्लज को लेके गए हैं, आपके पास फिर थोड़ा सा एफुलेंट आ गया। एफुलेंट लिक्विड वेस्ट को कहते हैं। इसके अंदर हल्की फुल्की फिर स्लज रेजिड्यू है दैट इज़ कंटेमिनेटेड नो, और अगेन यू विल पुट इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। वो इसके साथ ही लेफ्ट वाले में उस चैम्बर को आप लिंक कर देते हैं। तो यानी इस स्लज की फाइनल प्रोडक्शन के दौरान बी क्या होता है कि अगेन थोड़ा सा स्लज कंटेमिनेटेड फार्म में, एफुलेंट की फार्म में प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आप वो वाला वेस्ट रिसीव करते हैं एफुलेंट की फार्म में, अगेन वो उसी सिस्टम में दोबारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज पे डाल दिया जाता है और वो स्लज में होता हुआ इस प्लांट के अंदर आ जाता है। ये इंतहाई ब्यूटीफुल अंदाज में इस डायग्राम के अंदर सारे प्रोसेस बताए गए हैं। सो दिस इज स्लज, एक्टिवेटेड स्लज
प्रोसेसिंग सिस्टम। इस तरह से स्लज जो है वो हम प्रोसेस करते हैं, और देखें इसमें कोई भी जो रेजिड्यू बचा भी है अगेन वो ट्रीटमेंट के लिए इसी सिस्टम में आ जाता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें निकल रही है स्लज के अंदर से वो क्या है, वो ड्राइड स्लज है। वो ड्राइड स्लज जो है यू कैन यूज़ दैट ड्राइड स्लज एज अ फर्टिलाइज़र। उसको ऑर्गेनिक वेस्ट के तौर पे किसी भी खेत के अंदर जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हों, वेजिटेबल्स हों, कुछ क्रॉप्स हों, या ज़मीन को वैसे जरखेज़ बनाना हो, इसको वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए कि ये जो वेस्ट वाटर था उसके अंदर से एक सॉलिड चीज़ भी बरामद हुई है, और वो क्या है, वो एक एग्रीकल्चरल आप कह लें कि यूटिलिटी है, उसको इस्तेमाल करने वाली चीज़ निकल आई है, उसको हम ज़राअत में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में। तो देयर इज़ नो वेस्ट, इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कोई वेस्ट नहीं निकला। अच्छा, इसकी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन थी उसके सबसे पहले हमने वहाँ पर एक स्क्रीन लगाई हुई थी, अगर आपको याद हो। वो स्क्रीन जो होती है बेसिकली वो बड़े जो आइटम फ्लोट करके आ रहे होते हैं, शॉपिंग बैग्स, लकड़ी के पीसेस, वुडन या कोई ऐसी, उसके लिए थी। वो शुरू में ही सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन जब उसके अंदर ये पानी प्लांट के अंदर आ जाता है तो आप देखेंगे इसके बाद इसको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता है बोथ साइड। जब पानी हमने फाइनल डिस्पोज ऑफ किया था तो वो WHO की जो गाइडलाइंस है उनको मीट कर रहा था, वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो चुका था। तो उसकी क्वालिटी जो थी वो किसी भी वाटर बॉडी में जाने के लिए मुनासिब थी। वो किसी भी इन्वायरमेंटल जो हमारे कंपार्टमेंट हैं, एयर हो गई, सॉइल हो गई, वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट नहीं कर सकेगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें कि इसकी जो दूसरी बाई प्रोडक्ट, एक ही बाई प्रोडक्ट इसकी प्रोड्यूस हुई थी, दैट वाज एक्टिवेटेड स्लज। और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है ये पूरा प्लांट आपके सामने है। इसमें से भी जब इसकी बाई प्रोडक्ट निकलेगी एफुलेंट फार्म में, वो अगेन इसी सिस्टम में डाल दी जाती है, और वो सेकेंडरी मिक्स जो स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, और अगेन एंड अगेन वो ट्रीट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी एक और ब्यूटी है कि ये सेल्फ एनर्जी जनरेटेड सिस्टम होता है, कि इसके अंदर से ही आप एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं जो इसकी फंक्शनिंग के लिए, स्टीम के लिए यूज़ हो जाती है। And sewage sludge treatment using thermal hydrolysis and anaerobic digestion, ये डायग्राम में मैंने मेंशन किया हुआ है। So mixed sludge receives from secondary wastewater treatment is passed through a dissolved air flotation tank where solids rise to the surface and are skimmed off. The thickened sludge is pulped with steam, then passed to the thermal hydrolysis, where large molecules such as proteins and lipids are broken down under the heat and pressure, which is produced by the methane gas. So the hydrolyzed sludge is passed through a flash tank where a sludge drop is pressed cause cells to burst, and then to anaerobic digestion where bacteria converts dissolved organic matter to the biogas, which can be used for fuel to the treatment process as I discussed earlier. So digested sludge is passed through a dewatering step. The dried solids are disposed of and the water is sent back to the secondary treatment. Then treatment and disposal of sewage sludge are major factors in the digestion and operation of all wastewater treatment plants. Two basic goals of treating sludge before final disposal are to reduce its volume and to stabilize the organic materials. So stabilizing sludge doesn't have an offensive odor and can be handled without causing a nuisance or health hazard. यानी इससे कोई भी ऐसा ना तो कोई जुर्म सरजद हो रहा है, ना कोई ऐसा न्यूजेंस इन्वायरमेंट के अंदर या कोई सेहत के लिए ख़तरा बाकी होगा। सो स्मॉलर स्लज वॉल्यूम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पंपिंग एंड स्टोरेज। जितना कम स्लज होगा उससे उतना ही आप बेनिफिशियल तरीके से चीज़ें फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। So treatment method, treatment of the sewage sludge may include a combination of thickening, digestion and dewatering process. ये आपने उसमें देखा है कि dewatering कैसे होती है, लास्ट स्टेज पे आपने देखा था। Most stabilizing and thickening agents are polysaccharides such as starches and gums, or proteins such as gelatin. So the primary function of these compounds
is to act as thickening or gelling agent that increase the viscosity of final product. Gelling होता है कि आप इस तरह की जिस तरह फ्लोकुलेशन एजेंट होते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो जेलिंग एजेंट भी से डालते हैं कि चीज़ें जुड़ जाएं आपस में, जो वेस्ट पार्टिकल हैं वो कोगुलेट करें. So in the process of thickening, also called sedimentation, the solids in a suspension settle under the influence of gravity in the tank and form a thick pulp. So thickening is usually the first step in the sludge treatment because it is the impractical to handle thin sludge. A slurry of solid suspended in water, thickening is usually accompanied with a tank called the gravity thickener. A thickener can reduce the total volume of sludge to less than half the original volume. An alternative to the gravity thickening is dissolved air flotation. In this method, air bubbles carry the solids to the surface where a layer of thickened sludge forms. So digestion. Sludge digestion is a biological process in which organic solids are decomposed into suitable substances. Digestion reduces the total mass of solids, destroys pathogens, and makes it easier to dewater or dry the sludge. So the digested sludge is inoffensive, having the appearance and the characteristics of a rich potting soil. So most large sewage treatment plants use a two-stage digestion system in which uh, organics are metabolized by bacteria. So anaerobically in the absence of oxygen. In the first stage, the sludge thickened to a dry solids. A content of about 5% is heated and mixed in a closed tank for several days. Acids forming bacteria hydrolyze large molecules such as proteins and lipids, breaking them into smaller water-soluble molecules and then forming those smaller molecules into various fatty acids. Then the sludge flows into second tank where the dissolved matter is converted by other bacteria into biogas, a mixture of carbon dioxide and methane. Methane is combustible and is used as a fuel to the heat the first digestion tank as well as to generate electricity for the plant. जिस तरह मैंने बताया कि वो प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी समझ लें या उसको फ्यूल कह लें, वो प्लांट की अपनी एनर्जी होती है जिसको ऑपरेशन करने में हेल्प आउट करती है. So anaerobic digestion is very sensitive to the temperature, acidity and other factors. It requires careful monitoring and control. In some cases, the sludge is inoculated with the extra hydraulic enzyme at the beginning of the first digestion stage in order to supplement the action of the bacteria. It has been found that this is enzymatic treatment can destroy more unwanted pathogens in the sludge and also can result in the generation of more biogas in the second stage of digestion. So another enhancement of the traditional two-stage anaerobic digestion process is thermal hydrolysis, or the breaking down of the large molecule by the heat. So this is done in a separate step before digestion. In a typical case, the process begins with the sludge that has been dewatered to DS content of some 15%. So what is DS? DS mean dry solids. Content of the some 15%. The sludge is mixed with steam in a pulper and this hot homogenized mixture is fed to the reactor where it is held under pressure at approximately 165 Celsius which is equal to 330 Fahrenheit for about 30 minutes. At that point, with the hydrolytic reactions complete, some of the steam is held off to be fed to the pulper and the sludge still under some pressure is released suddenly into a flash tank where the sudden drop is pressure burst the cell wall of much of the solid matter.
सो द हाइड्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि उस ऑर्गेनिक मैटर की जो सेल वॉल है उसको इस प्रेशर के ज़रिए मज़ीद बस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है. Hydrolyzed sludge is cooled, diluted slightly with water, and then sent directly to the second stage of anaerobic digestion. So sludge digestion may also take place aerobically, that is in the presence of oxygen. ऐसा नहीं है कि जो ये डाइजेशन है ये एरोबिकली नहीं हो सकती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन मेजर जो है वो हमारी इनएरोबिकली होती है और उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. So sludge is vigorously created in an open tank for about 20 days. Methane gas is not formed in this process. क्योंकि जब बैक्टीरिया एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. So all the aerobic system are easier to operate than anaerobic systems. Then they usually cost more to operate because of power needed for generation, power needed for aeration. इसमें एक मसला होगा कि जब आप एनारोबिकली चलाते हैं तो आपके पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, आप उसी पे इसको ऑपरेट कर लेते हैं. इसमें ये मसला हो सकता है, ये है तो ईजियर लेकिन हमें पावर ज़रूरत होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी या हमें फ्यूल की ज़रूरत होगी इसको ऑपरेट करने के लिए, चूँकि हमें प्लांट के अंदर से एनर्जी नहीं मिल रही. सो एरोबिक डाइजेशन इज़ ऑफन कंबाइंड विद स्मॉल एक्सटेंडेड एरिएशन और कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजर सिस्टम्स. तो हमें एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजर्स या एरिएशंस हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं इसके अंदर. So aerobic and conventional anaerobic digestion convert about half of the organic sludge solid into the liquids and gases. So the thermal hydrolysis followed by anaerobic digestion can convert some 60 to 70% of the solid matter to the liquids and gases. Not only is the volume of the solid produced smaller than in conventional digestion, but the greater production of biogas can make some wastewater treatment plants self-sufficient in energy. So what is dewatering? The last stage of activated sludge. Digested sewage or sludge is usually dewatered before disposal. जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट मुकम्मल निकालना जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होगा तो देयर में भी चांस ऑफ इन्फेक्शन, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो उसको ड्राई फॉर्म में किया जाता है मुकम्मल, और जो उसमें उस वक्त कुछ बचता है रेजिड्यू तो एफिलेंट्स की फॉर्म में सेकेंडरी स्टेज पे दोबारा भेज दिया जाता है. सो dewatered sludge still contains a significant amount of water, often as much as 70%, but even with that moisture content, sludge no longer behaves as a liquid and can be handled as a solid material. So sludge drawing beds provide the simplest method of dewatering. इसके लिए ये भी है कि इसका बेस्ट मेथड ये होता है या कॉमन मेथड कि उस स्लज बहुत बड़ी मकदार में आ रहा होता है, तो उसके लिए ओपन, जिस तरह हम पुराने ज़माने में देखते हैं ना कि हमारे घरों में ये होता था कि अनाज वगैरह को छतों पे ऐसे फैलाया जाता था सुखाने के लिए, या दाने वगैरह या कोई चीज़ हम डीवाटरिंग करने के लिए अपनी छत के ऊपर डाल देते हैं. आज भी मैंने देखा है कि हमारे रिमोट एरिया में, गद्दई इलाके में, जहाँ गन्नम या मकई की फसल प्रोड्यूस होती है, तो वो अपने दानों को एक लंबे अरसे तक किसी कंटेनर में डालने से पहले उसकी डीवाटरिंग करते हैं. वो डीवाटरिंग इस तरह से होती है कि सैन के अंदर या छत के ऊपर उन दानों को, ग्रेन्स को फैला दिया जाता है, और सूरज की रोशनी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वहाँ से निकल जाता है, वेपोरेट हो जाता है. देन ये मेक श्योर हो जाता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है. कोई भी गीली चीज़ आप अंदर रखेंगे तो क्या होता है, उसमें फंगस ग्रो कर जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी डीवाटरिंग ज़रूरी होती है. आपने ये देखा होगा, हम इस इलाके से तल्लक रखते हैं, मेरे ख्याल में एवरीबॉडी नोज़ कि व्हाट इज़ डीवाटरिंग, कि वो किस तरह से दानों के अंदर, ग्रेन्स के अंदर से घरों के अंदर हम ये चीज़ों को ड्राई किया जाता है. पुराने ज़माने में लोग सब्जियां, फ्रूट भी क्या करते थे, उनको डीवाटर करते थे, खुश्क करते थे. इसी तरह स्लज को भी क्या होता है, डीवाटर किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन बाकी ना रहे. और डाइजेस्टेड स्लज स्लरी इज सेपरेटेड ऑन अ ओपन बेड ऑफ द सैंड एंड अलाउड टू रिमेन अंटिल ड्राई. उसमें बेसिकली एक स्लरी की फेस में होता है, पहले ज़रा पेस्ट की फॉर्म में आएगा, उसको ओपन बेड्स में डाल दिया जाता है और वहाँ पर ये इस तरह से भी इसको ड्राई किया जा सकता है. Then drying takes place by a combination of evaporation and gravitational drainage through the sand.
अब इससे क्या होता है कि एक तो एवेपोरेशन हो रही होती है, दूसरा ग्रेविटेशनली जो उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है वो नीचे रेत के अंदर रिसना शुरू हो जाता है, परकुलेट होके गायब हो जाता है। इस तरह वो जो स्लज है वो डिवाटरिंग उसकी होना शुरू हो जाती है। अगर तो प्लांट के अंदर ही आपने करना है तो वो उसमें मैकेनिज्म लास्ट पे बताया था कि उसमें किस तरह से वो डिवाटर करेगा। ये जिस तरह से आपने इसमें देखा है लास्ट पे कि इसमें डिवाटरिंग जो है वो ड्राइड स्लज सेपरेटेड कंटेनर में हो रहा है, दैट विल जो तो इसके अंदर जो है वो आगर लगे होते हैं जो इसको आगे रिपेल कर रहा होता है। So a piping network built under the sand collects the water। अब वो जो जहाँ पर आपने ये इसका स्लरी फैलाया था रेत के ऊपर, उसके नीचे आपने पाइपिंग करनी है पानी को कलेक्ट करने के लिए, विच इज़ पम्प बैक टू द हेड ऑफ द प्लांट। वो दोबारा सेकेंडरी स्टेज पे या किसी स्टेज पे जो प्राइमरी लेवल की है वहाँ पर आप उसको भेज दें ताकि दोबारा प्लांट में वो शामिल हो जाए, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड है। उस पानी को दोबारा आप प्लांट के अंदर ले आते हैं। आफ्टर अबाउट 6 वीक ऑफ द ड्राइंग द स्लज केक, जब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं आपने वो स्लरी जो है ज़मीन पे फैलाई हुई है एक पूरा सा केक बन जाता है। एज इट इज़ कॉल्ड मे हैव सॉलिड कंटेंट ऑफ अबाउट 40%। अभी भी इसमें 40% तक कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट इसके अंदर सॉलिड कंटेंट 40% तक है। इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड विद द पिच फोक और द फ्रंट एंड लोडर। ये जो लोडर होते हैं फ्रंट एंड आपने देखे होंगे जिनको शोवल्स भी कहते हैं, या पिच फोक जो होते हैं उससे उठाया जा सकता है और उसको फर्दर किसी भी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ड्राइंग टाइम इन वेट और कोल्ड वेदर अ ग्लास इनक्लोजर में बी बिल्ट ओवर द सैंड बेड्स। अगर बारिशों का ख़तरा है वहाँ पर या वहाँ पर हर वक्त नमी रहती है तो यू कैन बिल्ड सैंड इनक्लोजर, ग्लास इनक्लोजर। उसके ऊपर आप कोई भी फैब्रिकेटेड एक रूम बना दें ताकि बारिश या दीगर चीज़ें उसकी जो एफिशिएंसी है उसको मुतासर ना करें। सिंस अ गुड डील ऑफ लैंड एरिया इज़ नीडेड फॉर द ड्राइंग बेड्स। ज़ाहिर ड्राइंग बेड्स हमने बहुत बड़े बड़े लेवल पे वो स्लरी को फेंक के उसके वो केक्स बनाने होते हैं। सो यू हैव नीड ऑफ एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर आबादी ना हो और वो ओपन स्पेस आपके पास अवेलेबल हो जहाँ पर आप ये परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसका मतलब है कि आपको ये प्लांट ऐसी जगह पे लगाना पड़ता है जहाँ पर कोई रोड्स या इंसानी आबादी ना हो, ताकि वहाँ पर वो इन्फेक्शन जो है या वो प्रोसेस मुतासर ना हो और वो इन्फेक्शन लोगों तक या उनके इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे। So this method of dewatering is commonly used in the rural urban towns rather than in densely populated cities। क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, वहाँ पर जगह का मसला होता है। तो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर वहाँ पर जहाँ पर आबादियाँ कम है वहाँ पर आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट योर activated sludge treatment. So session is open for questions. If you people have any query, you are welcome to ask.